हाँ भाई, नमस्कार। गुड स्कूल इवनिंग सर। शुरू हो गए, ओपन हुए हैं? क्या है? छूट रहा मतलब है? क्यों? कौन सा स्कूल है? टीपीएस रिसाली। आपका मंडे है, आप दुर्ग में है। क्या नाम है? हाँ, तुम तो सामे के साथ ही थी। हाँ। हर वीक में? वाह बेटा, और पढ़ो। तब तो बोलते तो लोग एकदम नाराज हो जाते हैं, ईगो हर्ट हो जाती है इनकी। सर, डीपीएस छोड़ने का मत बोलिए, आगे का कॉलेज छोड़ देंगे, डीपीएस नहीं छोड़े। मेरा जो स्कूल है उसका पूरे इंडिया में जो है कोई नाम ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? आज तक कोई मुझे नहीं मिला यार, इतने बेकार स्कूल में तुम पढ़ते थे। बिल्कुल बेकार इंसान हो तुम, कोई नहीं मिला आज तक। आगे का कॉलेज अच्छा है, कोई पूछता ही नहीं है। इतना झंडू स्कूल था मेरा, नाइटमेयर। और वैसे ही वहां पे बच्चे थे, मतलब बिल्कुल गरीबी रेखा वाला स्कूल था। 1 रुपए फीस थी, 1 रुपए भी पता नहीं क्यों थी। ये नाम वाम लिखने की फीस लेते थे बस। तो एडमिशन कराओगे तो 1 रुपए ले लेंगे हैं। क्यों ले रहा, हम भी 4-5 रुपए देते थे। ऐश करो, 1 रुपए। और सुनो, और मतलब रईसी देखिए, अगर 2 भाई पढ़ रहे हैं तो आधी फीस माफ। आधी, तो 50 पैसे ले लो, 50 पैसे लाओ। अच्छा, तब 50 पैसे का सिक्का चलता था, तो वही देते थे। ये ले, तो 50 पैसे आ गया, मतलब तुम आगे कंटिन्यू करोगे इस साल। अगर तुम्हें 50 पैसे नहीं दिया, मतलब तुम्हारा नाम कटने वाला। बहुत सस्ता स्कूल था। और कोई कुछ नहीं था, मतलब जैसे होता है कि एक हर स्कूल में एक मिनिमम स्पोर्ट्स या कोई भी एक्टिविटी का कुछ होता है ना? कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है। कोई स्पोर्ट्स का ना सामान है, ना मैदान है, कुछ ही नहीं है ना, कोई म्यूजिक का कुछ, कोई चीज नहीं है। केवल क्लास 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 बने हुए हैं। वहां सुबह आ जाओ, टीचर आएगा, पीट पूट के पढ़ा देगा, और टीचर आराम से थप्पड़ वप्पड़ खूब, जूते लात चलते थे। सरकारी टाइप सिस्टम ऐसे ही होता है। सर, जो कल आपने नोडल मेथड से पहला क्वेश्चन कराया था वो एक बार दोबारा समझा दो। अरे दूसरा सवाल देख लो, एक ही सवाल देखते रहोगे। चलो दूसरा फिर से करा देते हैं। सर लिंक भी डाल दीजिए। क्या बढ़ा दें? लिंक सर, लिंक। है? लिंक? अच्छा अच्छा, हाँ लिंक भेज देते हैं। अभी भी लिंक वाला सिस्टम चल रहा है। ये कैसे होता है? ये सेलेक्ट नहीं होता। 250 302, 250 302। हाँ हाँ,
अरे बैठने तो ना, क्या हुआ? एक सवाल कराएं? चलो क्वेश्चन समझिएगा। थोड़ा डिफिकल्टी करा रहे हैं, लेकिन नोडल मेथड का इफेक्ट है उसमें, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसे कोई खास बात नहीं है। एक ऐसा सिचुएशन है कि मान लो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, जैसे पहले कैपेसिटर में आपने पढ़ा था कि अगर C1/C2 इक्वल टू C3/C4 हो जाए तो बीच वाले कैपेसिटर में करंट फ्लो या चार्ज नहीं जाता, हटा सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन रेजिस्टेंस में भी है, सेम कहानी बोलनी है। R1/R2 का रेशियो R3/R4 हो जाए तो बीच के रेजिस्टेंस में करंट फ्लो, तो उसको हटा सकते हैं। लेकिन अगर सेम हो जाए तभी हटा सकते हैं, वैसे नहीं हटा सकते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख दिया 2 ओम, ये 4 ओम, यहाँ 4 ओम लिख दिया, ये 2 ओम, और इसको भी 2 ओम लिख दिया। रेशियो सेम हो रहा है क्या? हो रहा है? 1:2, 2:1, एक ही बात तो है, सेम नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसमें ये बीच वाला रेजिस्टेंस नहीं हटा सकते। अब सवाल पूछा व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो ये एक स्पेशल सवाल है, HCV में भी दिया हुआ है। उसमें सॉल्व करने का तरीका नॉर्मल किरचॉफ्स लॉ है, तो किरचॉफ्स लॉ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम नोडल से करेंगे, स्पीड हमारी ज्यादा आएगी, टाइम भी कम लगेगा, एक्यूरेसी भी बेटर आएगी नोडल से। सवाल, इसको अभी नॉर्मली सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि बीच का रेजिस्टेंस नहीं हटने से सीरीज पैरेलल का सिंपल कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, और अगर सीरीज पैरेलल नहीं बन रहा तो फिर रेजिस्टेंस निकालना डिफिकल्ट है। तो मैंने क्या सोचा कि ये जो ऐसे दो टर्मिनल्स दिए जाते हैं तो इन्हीं पे बैटरी कनेक्टेड की होती है, तो मैं सचमुच एक बैटरी कनेक्ट ही कर देता। ठीक है, और यही तरीका HCV में रेजिस्टेंस निकालने का है, लेकिन उन्होंने किरचॉफ्स लॉ वाला मेथड लगाया है। किरचॉफ्स लॉ और नोडल मेथड में क्या डिफरेंस है? नोडल इज रिवर्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ। जब किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं तो आप करंट इमेजिन कर लेते हैं कि इधर से I1 करंट निकला, फिर वो I2 और I3 में डिवाइड हो गया, फिर यहाँ पे कुछ I4 I5 बन गया, फिर सारे करंट का सम अलग अलग जंक्शन में जीरो करके कुछ इक्वेशन बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। इसमें आप देखो तो 3 लूप्स हैं, ये 1, 2 और 3। बैटरी वाला भी एक लूप लेना पड़ेगा। कितने लूप्स हो गए? 3। तो कम से कम 3 अननोन होंगे और 3 ही नोन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ V वोल्ट की बैटरी मान लिया हमने, और हमने करंट को कुछ I मान लिया। तो V वोल्ट का बैटरी हमने मान के लगाया है, तो करंट का आंसर भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो V और R के रिस्पेक्ट में ही आएगा, यानी उसमें V वोल्टेज V के टर्म्स पे ही आएगा। तो साइंस बन रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे अगर मैंने ये 10 वोल्ट का बैटरी यहां मान लिया, तो यहां से मान लो 5 एम्पियर करंट फाइनली निकला। फाइनली सॉल्व करने के बाद कैसे आएगा वो नहीं बता रहे, ये मान लो 5 एम्पियर करंट आया, तो इस पूरे इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम है। कुछ सेंस बना क्या? कैसे हुआ? कैसे? क्योंकि 10 वोल्ट का बैटरी 5 एम्पियर का करंट कितने बड़े रेजिस्टेंस में ही भेजेगा। तो आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस का आंसर किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं? तो V की जगह किसका वोल्टेज लिख रहे हैं और I की जगह किसका करंट लिख रहे हैं, और ये बैटरी से कनेक्टेड जो रेजिस्टेंस है उसका इफेक्टिव वैल्यू ही R हो जाएगा। समझ गए क्या? कुछ लॉजिक समझ में आया? तो इस सर्किट में बैटरी दिया नहीं है, बैटरी हमने लगाया, और उस बैटरी से कितना करंट जाएगा वो हम निकालेंगे, और जो भी करंट आ गया उसको बैटरी के वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे। तो बैटरी का वोल्टेज कितना लेना है, जो आपकी मर्जी। करंट भी उसी वोल्टेज के हिसाब से बनेगा। जैसे 10 वोल्ट का बैटरी लिया तो मान लो 5 एम्पियर का करंट बना, अगर 100 वोल्ट का बैटरी ले लेते तो 50 एम्पियर का करंट बन जाएगा। रेशो फिर भी वही आएगा जो आना है, मतलब उससे टेंशन नहीं लेना कि सर ये तो बैटरी बदल देंगे तो क्या होगा, उसी रेशो में करंट बदल जाएगा। ठीक है, तो अप्रोच ये है कि जब भी रेजिस्टेंस निकालना सिंपल सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं हो रहा तो आप उसमें क्या लगा दो? बैटरी लगा दो। ये आगे दूसरे सर्किट में भी काम करेगा। बैटरी लगाने के बाद उसको नॉर्मल किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करो या नोडल से,
और फिर एक बार हमने टोटल करंट निकाल दिया तो वोल्टेज अपॉन करंट करो तो जो रेशियो है वो अपने आप रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ नहीं लगाएंगे, इसको नोडल से करेंगे। नोडल में क्या करते हैं, ये 10 वोल्ट का, ये 5 एम्पियर में हटा दे रहा हूं बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने लिख दिया था 5 एम्पियर एग्जाम्पल के लिए। जितना भी करंट आएगा वो अभी सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे। बैटरी कितने का हमने लगा दिया, 10 की जगह 100 नहीं लगा सकते क्या, 100 की जगह 20 नहीं लिख सकते क्या, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पे मैंने जीरो मान लिया, क्यों, क्योंकि किसी भी सर्किट में किसी भी एक जगह हम जीरो मान सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को ही जीरो मानना है, समझ गए, यहां पे मान लिया है। लेकिन ऐसे मानने से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते 4 बैटरी तो 4 जगह जीरो लिख देंगे, ऐसा नहीं करना, एक ही जगह जीरो। यहां जीरो लिखा, यहां क्या लिखेंगे, तो ये गया 10 हो गया, यहां गया 0 हो गया। ठीक, अब इस ऊपर वाले रास्ते में 10 से जा रहे, कोई रास्ता नहीं बन रहा, यहां से भी नहीं बन रहा, मैंने इसको x लिख दिया, क्योंकि 0 से भी नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस क्रॉस करते जब तक करंट नहीं पता तब तक उसको क्रॉस करके वोल्टेज पता ही नहीं चलेगा, V = IR होता है। यहां x लिख दिया। इस सर्किट, ये सर्किट एक्चुअली नॉर्मल सर्किट से थोड़ा इजी है। थोड़ा क्यों इजी है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो रेशियो सेम नहीं हो रहा, लेकिन उल्टा लगा हुआ ये दिख रहा है, देखो उल्टा दिख रहा है, उल्टा सिमेट्री दिख रहा है। उल्टा मतलब ऊपर का सर्किट किधर आ गया है और नीचे वाला, इतनी सिमेट्री भी आ गई तो हमारा एक अननोन कम हो जाएगा। कैसे, यहां पे अगर वोल्टेज x लिखा है तो हम कहेंगे जो करंट इस 2 में जाएगा वही इस 2 में जाएगा, क्योंकि यहां का करंट ऊपर 4 में जाएगा, 4 से मैच कर रहा है 2 से। अगर यहां I1 करंट भेजा और यहां I2, तो यहां से कितना करंट एंटर किया, और ये रेजिस्टेंस बिल्कुल उल्टा रिवर्स लिखे, तो यहां पे I2 जाएगा, यहां I1 कितना बाहर आ जाएगा। समझ गए क्या, तभी करना जब पूरा सर्किट ऐसे क्रॉस हो जाए, मतलब ऊपर का नीचे हो जाए। ऐसे नहीं कि सर 2 नीचे ऊपर 5 है तो क्या 2 से 2 मैच करा देंगे, नहीं भाई, तब नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि I1 कर दिया और I2 I3 कर दिया, फिर क्यों होगा, यहां से I1 + I2 जाएगा, I1 + I3 क्यों आएगा, समझे क्या। तो तभी लिख रहे हैं जब ये बिल्कुल सिमेट्री ऊपर से नीचे चला गया है, पलट दिया सर्किट, है ना। तो यहां का करंट ऊपर, वहां का नीचे, यानी यहां का वोल्टेज यहां, यहां का यहां। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे 10 है, यहां x है, यहां क्या है, यहां ऐसा नंबर बोलो जिससे कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस वही दिखे जो यहां दिख रहा है। यहां पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, यहां 0 लिखा है, यहां पे कोई बोलो क्या लिख दे कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिखे। अब देखो यहां पे कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है, टेन में से 10 - x माइनस करो। अबे तो माइनस करोगे तो ये x प्लस में नहीं हो जाएगा, समझे क्या, माइनस करो ना, क्या आ गया, और यहां माइनस करो क्या आ गया, x दिख रहा है क्या। तो इसका वोल्टेज इसको, उसका वोल्टेज इसको दिख रहा है क्या, अक्रॉस सिमेट्री हो गया, x और 10 - x लिख दिया। तो जो टोटल वोल्टेज है उसमें ऊपर x लिखा, तो टोटल से माइनस करके नीचे लिख दो। वो तभी लिखना जब सर्किट उल्टा चल जाए। चलो मान लो ये हो गया, कितने अननोन है इसमें, एक x का वैल्यू कैलकुलेट करो। मैं नोडल एनालिसिस लगाने के लिए KCL लगाता हूं। आप देखिए पिछला चौथा वाला पॉइंट ये था, जब भी कोई अननोन हो जाए, जहां पे आप नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे XYZ लिख देंगे, और अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं और x लिख दिया है कहीं, तो फिर उस x वाले जंक्शन में जितना करंट आएगा सबका सम 0 करेंगे तो x पे एक इक्वेशन आ जाएगा और x का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे यही करना है। x वाले जंक्शन पे 3 रास्ते रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो मैं लिख रहा हूं, आप देखते चलना, 10 - x/2 प्लस 10 - x - x/2 प्लस 0 - x/4 = 0। कोई समझा, कितने रास्ते दिख रहे हैं, 3 है। लेफ्ट वाले रास्ते का करंट कौन सा वाला लिखा है हमने, 10 है, x है, 10 से x की तरफ करंट आया, 10 - x/2 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ये वाला करंट किसका लिखा है, यहां पे 10 - x है, ऊपर x है, 10 - x - x अपॉन r, और यहां पे 0 से x आपको दिख रहा है। आप कहेंगे सर करंट तो x से 0 जाना चाहिए, हमें मतलब ही नहीं, हम सब जगह का करंट अंदर लेते हैं, ऐड करते हैं 0। समझ गए क्या, तो x का साइन कभी पलटता नहीं मेरे इक्वेशन में, यहां प्लस रहता है, और x का साइन हर बार नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा, प्लस आएगा तो प्लस आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर ले रहे, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं,
या 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 2 2, इसको 2 कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से, इससे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करो, ये तो 2 था ही, इक्वल टू 2 4 1 7 हो गया। 20 प्लस 20, एक्स का वैल्यू क्या आया, यहां पे एक्स की जगह क्या लिख दिया 40/7, यहां पे 10 माइनस एक्स की जगह क्या लिख देंगे, बहुत अच्छा बोल रहे हो 30/7। अब मुझे बैटरी से निकलने वाला करंट निकालना है। मान लो ये करंट इधर से गया तो यहां पे पहुंच के किस दो रास्ते में डिवाइड हुआ वो दिख रहा है क्या? तो अगर इस ऊपर वाले रास्ते में करंट चाहिए जिसका एक पॉइंट का पोटेंशियल 10 है और इधर का पोटेंशियल 40/7 है, तो ऊपर वाले रास्ते में रेजिस्टेंस का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? हाँ अभी तो बोला 10 माइनस 40/7 करेंगे तो 30/7 आएगा, और 10 माइनस 30/7 करेंगे तो 40/7 आएगा, यही चल रहा है। तो ऊपर वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 माइनस 40/7 यानी, और रेजिस्टेंस कितना है, तो 30/7 को 2 से डिवाइड करो, 15/7 करंट हो गया। यहां पे 40/7 का वोल्टेज है और 4 से डिवाइड करा तो 10/7, यहां से करंट जो एंटर किया उसका वैल्यू आया 10/7 प्लस 15/7, यानी कि ये करंट हो गया। वोल्टेज कितना है, तो आर का आंसर बोलो, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, आंसर आया ठीक। कितने इक्वेशन सॉल्व करने पड़े, एक। अगर ऐसे बोलते सर अगर हम करंट से सॉल्व करते, क्योंकि लूप लॉ भी तो लगाते हैं, लूप लॉ याद है आपको, किसी लूप में सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 है। तो अगर मैं किसी लूप के लिए सॉल्व करूंगा तो मुझे करंट लिखने पड़ते हैं, I1 R1 I2 R2 I3 R3 सब करके 0। तो यहां पे फिर नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ते, देखो जैसे ये करंट आई गया तो, या इसको लिख दिया I1 प्लस I2, तो यहां पे करंट कितना हो गया I1, और यहां पे कितना हो गया I2। इधर करंट सिमिट्री से हो जाएगा I1 और यहां पे हो जाएगा I2, और बीच वाले रास्ते में करंट हो जाएगा I1 माइनस I2, दिख रहा है क्या? I1 आया आगे गया, I2 तो इधर गया, समझ गए? I1 आया और आगे के रास्ते में जा रहा है I2, तो इस रास्ते में कितना गया, समझ गए क्या? I1 माइनस I2 आया, वो I2 से मिल गया, तो आगे कितना गया, I1 माइनस I2 आया, उसमें I2 मिल गया, फिर आगे कितना जाएगा, उसमें I2 ऐड कर दो, I2 कट गया तो कितना जाएगा, वो I1 अपने आप है, यहां से I1 I2 आ रहे हैं तो यहां से कितना वापस गया, तो यहां से I1 प्लस I2 निकला, I1 I2 डिवाइड हुआ, फिर उल्टा हुआ, फिर इधर आ गया। तो हर ब्रांच में करंट तो दिख रहा है आपको, ठीक है, लेकिन वो सारे करंट में कितने अननोन चल रहे हैं, एक I1 और एक, तो हमको कितने इक्वेशंस कम से कम बनाने पड़ेंगे, लूप कितने हमारे पास 3 है, लेकिन लेफ्ट और राइट वाला लूप एक जैसा ही है, ध्यान से देख लो, 2 2 4 इसमें भी है, 2 2 4 इसमें भी है, इसमें भी I2 में 4 करंट है, उसमें भी समझ गए ना? तो तुमने बोला एक इक्वेशन इसका और एक इक्वेशन इसका बनाएंगे तो कोई अंतर ही नहीं आएगा, दोनों इक्वेशन सेम आएगा। रिवर्स सिमेट्री में यही प्रॉब्लम होगी, एक लूप से एक इक्वेशन दूसरे से भी सेम इक्वेशन बन रहा है, तो क्या करेंगे फिर, एक तो ये वाला लूप लिख देंगे और एक बैटरी समेत रेजिस्टेंस वाला लूप लिख देंगे, ऐसे। कुछ समझे क्या? तो क्या बैटरी समेत ऊपर के रास्ते से नहीं बना सकते? अरे बना लो, क्या कोई भी एक लूप चाहिए। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे ऐसा सर्किट है ये, तो मैंने आपको बोला था जितने इंडिपेंडेंट लूप बने उतने लूप होते हैं, तो एक ये एक ये एक ये, कितने लूप्स हो गए? तो आप इसका बना सकते हो इक्वेशन, नहीं तो इसका भी बना सकते हो, नहीं तो आप इस ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन आप अगर ऐसे बनाओगे तो मतलब ये और ये लूप को ऐड करके इक्वेशन बन जाएगा, समझ गए क्या? तो आप इंडिविजुअल लूप्स के इक्वेशन बना लो, 3 में से अभी ये दोनों सिमिट्री है इसलिए 2 ही बनाना है, ये दोनों बनाओगे तो फायदा नहीं है, तो एक ये हो गया लूप और दूसरा ये वाला हो गया लूप, तो 2 लूप्स के इक्वेशन बनाएंगे तो कितने इक्वेशंस बनेंगे, और 2 इक्वेशंस को फिर सॉल्व करना पड़ेगा, समझ गए क्या? लेकिन अगर 2 इक्वेशन सॉल्व कर दिए, जैसे यहां पे हमने कितने इक्वेशन सॉल्व किए, एक,
और 2 बनाएंगे तो 2 सॉल्व करने पड़े। कौन सा इजी होता है? एक इक्वेशन एक अननोन सॉल्व करना इजियर है, 2 इक्वेशन 2 अननोन साइमल्टेनियसली मिलाना पड़ता है, टाइम ज्यादा लगता है। तो 2 इक्वेशन मान लो सॉल्व हो गए, तो किसके किसके वैल्यूज आ जाएंगे? I1 और I2 के। तो यहां से करंट कितना आ जाएगा? वोल्टेज अपॉन I1 प्लस I2 करोगे तो R का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं क्या? ऐसे भी कर सकते हैं, बट टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, पॉइंट पोटेंशियल याद है क्या मेथड? एक मेथड हमने कैपेसिटर में लिखा था पॉइंट पोटेंशियल, उसका नाम ही इसलिए पॉइंट पोटेंशियल था क्योंकि हमको ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई करने थे जिनके पोटेंशियल एक जैसे हो। मैंने बोला था 2 तरीके हो सकते हैं पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए, या तो प्लेन वायर से जुड़ा रहेगा 2 पॉइंट, याद है आपको? कैपेसिटर 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 पे ऐसे जोड़ दिया, फिर ऐसे जोड़ दिया, ऐसे अलग अलग सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, तो पॉइंट पोटेंशियल में। तो मतलब पता कैसे चलेगा पॉइंट पोटेंशियल निकालना है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस का सवाल मोस्ट ऑफ द टाइम होगा। जैसे प्लेन वायर लगे रहते हैं तो नोडल लगाना हमारी टेंडेंसी होती है, क्योंकि वोल्टेज फैलाना इजी होता है, लेकिन नोडल लगाते समय आपने देखा कि बैटरीज बहुत सारी होती हैं सर्किट में और करंट वरेंट सॉल्व करना होता है। मतलब सर्किट एक लिमिट से ज्यादा डिफिकल्ट और हैवी होना चाहिए, तभी वो वर्दी है नोडल लगाने के। समझ रहे? अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस का सवाल ही पूछा है और आपको पता है कि ये सब सीरीज पैरेलल में ही कन्वर्ट हो जाते हैं फाइनली, तो फिर आप नोडल वोडल में जबरदस्ती बैटरी लगा के घुसाओ नहीं। तो पिछला सवाल तो हमने नोडल से रेजिस्टेंस निकालने वाला ही किया, वो वर्दी सवाल है, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं हो रहा। लेकिन नॉर्मली इस सर्किट में आप जबरदस्ती बैटरी लगा लगा के करंट मत बनाइए, क्योंकि ज्यादातर सर्किट सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन इसमें प्लेन वायर जिसमें लगा रहेगा ज्यादा, उसमें आप कौन सा मेथड लगाएंगे? लेकिन सवाल कौन से वाले हैं? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। बैटरी लगी क्या इसमें? 4-5 बैटरी लगी है क्या? एक बैटरी भी नहीं है, और पूछता क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो आप समझना, जिस सवाल में जितनी गहराई है उतना ही हिसाब से मेथड। ये लल्लू मेथड है, ये लल्लू सवालों में ही लगेगा। तो ए है हमारा एक पॉइंट, ए से यहां जा रहे हैं तो ये पॉइंट भी ए लिख सकते हैं क्या? नहीं। यहां जा रहे हैं तो ए लिख सकते हैं क्या? इसको बी लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते। तो ये क्या है? ये कुछ सी लिख दिया, सर्किट रीड्रॉ कर देंगे। तो ए से कितने रास्ते बन रहे हैं बच्चों? 2। एक जा रहा है सी पे, दूसरा जा रहा है, लेकिन बी तो टर्मिनल होता है तो बी पे भेज दिया लंबा रास्ता बना के, याद आ गया? फिर यहां पे सी है, सी से कितने रास्ते निकल रहे हैं? 2। कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? सर्किट हो गया, इसका आंसर आ जाएगा। तो वहां से देखने में उतना ऑब्वियस नहीं है, ये बहुत ही लल्लू हो गया। ये है आर, ये है R/2, ये क्या है? R और R/2, 3R/2 और R 3R/5। मतलब ऐसा फ्रैक्शन वाला दिखे और दूसरा R हो तो ऊपर नीचे के नंबर ऐड करके डिनोमिनेटर मिटा दो न्यूमरेटर से। समझ गए? जैसे लिखा था 3R/7 और R पैरेलल में है, 3R/10। समझ गए क्या? स्पीड पकड़ना। लेकिन ये अलग हो जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ है, फिर R1 R2 अपॉन R1। तो वो ना थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ता है, क्यों लगाएंगे? फॉर्मूला तो हमारे पास है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, लेकिन सिंपल अगर है ना? ठीक। ये सर्किट भी वैसा ही है, प्लेन वायर जहां दिख जाए बीच बीच में घुसे हुए हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है, नोडल नहीं लगाना है, क्या करना है? पॉइंट पोटेंशियल। ये ए से आगे बढ़ रहे हैं, ये पॉइंट का नाम हमें पता नहीं चल रहा तो हमने कुछ सी लिख दिया। ये बी है, यहां से आगे बढ़े, इसको डी लिख दिया। लेकिन सी से कनेक्टेड पॉइंट सी होता है, डी से कनेक्टेड पॉइंट डी होता है। अब ए से आगे चल रहे, सर्किट ड्रॉ करते हैं। ए से सी मिला 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब सी से डी कितना रेजिस्टेंस है? ये सी से डी कितना है ये? क्योंकि ये तो सीधा सीरीज ही है, इसके लिए क्यों अलग अलग लिखेंगे? ये कितना हो गया? ये सी से डी कितना हो गया? और ये सी से डी, तो 3 रेजिस्टेंस सी से डी जाए चले गए हैं 25, 50 एंड 50। फिर यहां डी हो गया। अब डी के आगे एक ही है, बट डी से आगे बी जा रहा है, बाकी सब सी से ही कनेक्टेड थे, तो सी से डी वाले तो सारे बना दिए। डी से बी कितना जा रहा है? एक है 8, यहां पे बी लिख दिया।
आंसर बता पाओगे? अरे ऐसे ही हो जाएगा, कहाँ ऐसे ही दिमाग भी हो जाएगा भाई। हाँ, 50 और 50 पैरेलल में बोलो कितना हुआ? 25 और 25 पैरेलल में क्या हुआ? अबे जो है आधा 50 और 50 मिलके क्या हो गया? 25, 25, 25 मिलके क्या हो गया? 25/2। नहीं समझे? अच्छा 12.5 होता क्या? 12.5। और ये 8 है और ये 2 है, ये दोनों मिलके क्या हो गए? फिर तीनों सीरीज ही है, क्या करोगे? ऐड कर दो, क्या आ गया? इसमें 10 और ऐड कर दिया भाई। क्या आंसर आया? ये तो कहाँ मुश्किल था क्या? ऑप्शन भी याद तो रहा है। ठीक है, ऐसे ही देख रहे हैं। पी और ओ टर्मिनल्स है, ये ओ पॉइंट टर्मिनल है, ये पी पॉइंट टर्मिनल है। पी से ओ की तरफ जाने के लिए कितने रास्ते बने हुए? 4 रास्ते हैं। एक जा रहा पी से ए, फिर पी से बी, पी से सी, पी से डी। चारों रास्ते बिल्कुल एक जैसे हैं कि नहीं? एक जैसे हैं तो करंट का डिवीजन सब में है। सेम डिवीजन से ए, बी और सी और डी के पोटेंशियल भी सेम आने वाले हैं। समझ गए क्या? जैसे ए से बैठ के देखो तो पी और ओ दिख रहा है, बी से बैठ के देखने पर पी और ओ सेम दिख रहा है कि नहीं? आपको क्यूब वाला सवाल याद आया क्या? क्यूब में ऐसे बैठ बैठ के देख लेते। तुम एक छिपकली हो और रूम के कोने में बैठा के तुम्हें 2 कॉर्नर दिखाऊंगा, समझ गए? तुम बोलोगे जितना ये है उतना वो है, वैसा ही लग रहा है, तो आप इसे सिमेट्री बना पा रहे हो कि नहीं? वैसे ही हो गया। तो डी, ए, बी, सी सारे पॉइंट एक जैसे हैं, तो क्या करोगे? तुम बोलोगे इनके बीच का क्यों हटा दिया? क्योंकि ए और बी इक्वी पोटेंशियल है, तो बीच में करंट फ्लो नहीं करेगा। समझे? तो पी से डी एक रेजिस्टेंस है R1 और डी से ओ एक रेजिस्टेंस है R2। तो कितना रेजिस्टेंस हो गया टोटल? R1 प्लस R2। पी से ए R1, ए से ओ R2। 4 रास्ते हैं, क्या आंसर लिख दें? बस इसी बात का डर था। R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 पी से ओ 4 रास्ते हैं। किसमें आ गए हैं? पैरेलल में क्या करते हैं? अब पैरेलल में डिवाइड करते हैं। कैपेसिटर होता तो मल्टीप्लाई हो जाता है। मुझे लग रहा है R1 प्लस R2 तो तुम्हें समझ में आ ही रहा है, सीरीज है। तो दूसरा कहां सीरीज हुआ? वो भी तो पी से ओ ही चल रहा है। वो दूसरा अलग पैरेलल रास्ता हो गया ना, समझ गए क्या? है? कोचिंग से घर कई रास्ते जा रहे हैं, तो क्या बोलोगे उनको? सीरीज बोल दोगे? कोचिंग ये घर ये है, एक रास्ता इधर से भी जाता है, एक इधर से भी जाता है, दोनों से जा सकते हो। पैरेलल ही तो बोलोगे। ऐसे थोड़ी ना इधर से गए और फिर कोचिंग आ गए। इधर से क्यों है? ऐड थोड़ी ना हो रहा है पाथ। अब लेकिन R1 और R2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन पढ़ो। जो लोग ऑनलाइन है वो भी बताएं, ये जो R1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बोल रहा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, तो जब भी किसी पाथ का रेजिस्टेंस चाहिए तो उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये लेंथ पी से ए का लेंथ आपको समझ में आ रहा है? कैसा सर्कल लग रहा है? ये कितना है? ये क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, तो क्वार्टर का लेंथ क्या होता है? इसमें रेडियस दिया हुआ ए, तो लेंथ है πa/2 और उसको स्मॉल r से मल्टीप्लाई कर दिया तो R1 आ गया। जो ए से ओ वाला है वो क्या है? तो इसका लेंथ कितना हुआ? तो ए को R से मल्टीप्लाई कर दिया तो R2 आ गया। आंसर में रख दो। समझ में आ गया? समझ गए क्या? हाँ, पाथ एक जैसे। ये सर्किट भी बहुत आसान है।
करंट डी और सी से भेजेंगे, बाहर आएगा। लेकिन एक पाथ देखो ए ई एफ सी, और एक देखो ए, ये जो डी ए बी सी, आपको एफ और ए एक जैसे ही पॉइंट लगेंगे और बी और एफ एक जैसे हैं। कुछ सेंस बन रहा है क्या बोल रहा हूं? अच्छा ये ई लिखा, आई एम सॉरी। ई और ए एक जैसे पॉइंट हो गए और एफ और बी भी एक जैसे पॉइंट हो गए, इनके बीच का रेजिस्टेंस हटा दो। तो आर, आर और आर कितना हुआ? 3R। आर आर और आर कितना हुआ? 3R, और 3R और आर आपस में पैरेलल है। ये देखो ये आर है, ठीक है क्या? ऐसा हुआ ना? एक रास्ता 3R का ये रहा, एक रास्ता 3R का, दिखा रहा क्या? और एक रास्ता आर का ये रहा। तो 3R, 3R और आर किस में है? 3R 3R ऐड करेंगे क्या आएगा? 3R/2, और आर ऐड करेंगे तो 3R/4 नहीं रे, 3R/2 था ना, 3 + 2 कर दो, नीचे आ गया। नंबर पकड़ पा रहे हो? तो ये प्रैक्टिस से ही चालाकी सब पता चल जाती है कि ये क्या नंबर आएगा। तो स्पीड बढ़ गई हमारी, देखते ही पता चल जाएगा आंसर। क्यों भाई? 3R समझ में आया? ये वाला रेजिस्टेंस क्यों हटा दिया? ये उसी लॉजिक से बोल सकते हैं, अगर मैं यहां बैठ जाऊं, ये लेंथ L है, मान लो ये लेंथ L1 है, ये L2 है, तो अगर ये इस पॉइंट पर बैठ जाएंगे तो E पर, तो भी L1 और L2 हो जाएगा। थोड़ा देखो ध्यान से, प्रिज्म जैसा ही तो है। क्यूब वाला क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसे ही करते थे। क्यूब वाला है आगे देखो। आपको याद आया कुछ? बॉडी डायगोनल बैठते बहुत जबरदस्त सिमेट्री बनता है। सी, ए और एफ तीनों आइडेंटिकली प्लेस्ड पॉइंट्स हैं। सी से बी अगर एल डिस्टेंस पे है तो सी से एच कितना दूर है? √2L। ए से देखो बी कितना दूर है, और एच, तो दोनों टर्मिनल देखने हैं। समझ गए ना? यही वाला एग्जांपल था जिसमें छिपकली थे तुम लोग, याद आ गया? अगर बी सी वाले कॉर्नर पे बैठोगे तो एक टर्मिनल एल पे दिखेगा, दूसरा √2L पे। अगर ए वाले टर्मिनल में बैठ गए तो भी एल और √2L। तो बोलोगे ए, सी और ए बिल्कुल एक ही जैसे प्लेस्ड पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू 2 टर्मिनल्स। और एफ से बैठ के देखो तो मतलब एफ वाले टर्मिनल भी ए और सी की तरह है, तो इसको एक्स लिख दिया, ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया। समझ गए क्या? ऐसे ही ये वाई, वाई और वाई हो गए। अब बताओ, बी से अगर सर्किट भेजे अंदर, तो बी से 3 रास्ते कहां जा रहे हैं? तो R/3 लिख दिया एक्स पे। एक्स से वाई 6 रास्ते जा रहे हैं, और y से h 3 है। 12 हो गए। 3 ये रहे, 6 ये रहे, 3 ये रहे, 12 हो गए। 12 ही डंडे हैं। आंसर बता सकते हो? फाइव आर बाय, पहले किया तो 6C/5 आया था, उल्टा पकड़ता है। वहां पे 3C, 6C एंड 3C पैरेलल में ऐड हो रहे हैं। कुछ याद है क्या? फिर सीरीज बाद में है ना। ये वाला कैपेसिटर में नहीं किया था हमने, इसको भी देख लेते। बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा स्पीड पकड़ना। सर्किट में B से करंट भेजेंगे और C से बाहर निकलेगा। एक रास्ता तो डायरेक्ट B से C जुड़ा हुआ है, तो जो डायरेक्ट टर्मिनल टू टर्मिनल जुड़ा है, मतलब कि एक बैटरी B टर्मिनल पे लगाएंगे और एक बैटरी अगर ये C में लगाएंगे तो एक रास्ता सीधा B से C जुड़ा, मतलब ऊपर का बाकी सर्किट जो भी होगा ये डायरेक्ट उसके साथ पूरा पैरेलल हो जाएगा। समझ गए क्या? तो इस पाथ को थोड़ी देर के लिए छुपा लेते हैं, बाकी सॉल्व कर लेते हैं, इसको बाद में पैरेलल लगा देंगे। सेंस बना? तो जो डायरेक्ट जुड़ा होता है वो हमारा लीस्ट कंसर्न है। समझ गए? वो तो हमारे पकड़ में है ही, सर्किट के पैरेलल में लगा देंगे। तो इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए। सिमेट्री नहीं, ऐसे नहीं हटाना है, समझ गए ना? ये लगेगा बाद में। तो अभी बी से एंटर करने के अदर 2 रास्ते क्या हो गए?
या तो ए पे जाएगा या एफ पे जाएगा, दोनों की पोजीशन जैसे ये एल और एल है, ये √2l है, मतलब एक जैसी होगी। यहाँ पे एक्स लिख दिया या एक्स हो गया, इसको वाई लिखा तो ये वाई हो गया। आपको समझ में आया क्या? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? टर्मिनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते कि अगर ए से देखेंगे एक टर्मिनल एल, दूसरा √2l, एफ से देखेंगे तो एल और √2l, मतलब दोनों सेम हो गए। लेकिन ई से देखने पर भी एल और √2l आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ई से देखने पर कुछ अलग ही तीसरा नंबर चल रहा है, तो ई को ई ही लिखने देते हैं। ये ना तो एक्स बन रहा है ना वाई बन रहा है, कुछ अलग ही है तो उसको वही रहने दो। ये भी अलग ही बन रहा है तो उसको वही रहने दो। ये किसी सिमेट्री में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो नहीं आएगा। लेकिन जितना सिमेट्री है उतना स्टार्ट करते हैं। तो बी से सी वाला बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं बी से एक्स और बी से एक्स। कितना रास्ते हो गए? दोनों आर हैं, रेजिस्टेंस क्या लिख देंगे? बी से सर्किट स्टार्ट किया और R/2 का रेजिस्टेंस एक्स पॉइंट पे जोड़ दिया। ठीक है, अब बस ये आखिरी पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखना, इसको समझे तो कहानी बन जाएगी। एक्स से और एक्स से, एक्स से और एक्स से, यानी एक्स से कितने पाथ बनने वाले हैं? दो में से एक जाएगा R/2 गया वाई में और दूसरा गया R/2 ई में, करेक्ट है? अच्छा, फिर ये ई से और एच से, अरे जी नहीं है ना, ये एच से और एच से, तो अब थोड़ा दिमाग पिक्चर बनाना। एक्स से एक रास्ता गया वाई R/2 और एक्स से ही दूसरा रास्ता गया ई, फिर गया एच और फिर गया वाई, समझे क्या? यानी एंड में दोनों तरफ से ही रास्ते कहां जा रहे हैं, लेकिन एक 3 बार उछल के जा रहा है और एक डायरेक्ट जा रहा है। समझ गए? समझे क्या भाई? रो क्यों रहे हो? हाँ वही तो, क्यों इमोशनल हो गए तुम तो इस क्वेश्चन? खुशी के आंसू? तो एक एक्स से देखो, मैंने जानबूझ के वाई लिख दिया, वाई थोड़ा दूर लिखा है क्योंकि इधर से 3 बार उछल के वाई पहुंचेंगे। तो ये लिखा R/2 लिखा ई पे, फिर ई से आर लिखा एच पे और एच से R/2 लिखा वाई पे। देख लो आप, एक्स से वाई, एक्स से ई, एक्स से वाई, एक्स से ई, तो ये दो रास्ते कहां चले गए? ई पे। दो रास्ते ई पे गए और ई से फिर आगे कौन जा रहा है? और एच से वापस कहां आना है इनको? क्योंकि करंट तो सी से निकलेगा ना, तो करंट वापस सी की तरफ भागेगा। तो ई गया, फिर ई से एच गया और एच से वापस कहां आएगा? वाई आएगा। तो एक रास्ता एक्स से ई, फिर ई से एच, एच से वाई, और दूसरा एक्स से डायरेक्ट वाई। तो वाई वाला रास्ता थोड़ा दूर बना दिया, 3 बार उछल के पहुंच गए, यहां डायरेक्ट पहुंच गए। अब वाई के बाद ये वाई हो गया, अब वाई से सी पहुंचाना है। कितने पाथ हैं? सी पे पहुंचे तो करंट बाहर हो जाएगा, तो क्या लिख दे और यहां क्या लिख दे? और फिर बी से सी के बीच में एक रेजिस्टेंस जो छूट गया था वो अलग लगा है। इसको सॉल्व को ऐड कर सकते हो? बताओ, ऐसे बोर्ड पे देख के करना है। हाँ जी, कौन बोल रहा है? R/2 और बीच में R, 2R हो गया। 2R और R/2 पैरेलल में है। उल्टा बोलो, 2R/5 हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं? R1 R2 अपॉन, कभी शर्माना नहीं चाहिए, फॉर्मूला लगा देने से, ठीक है? तो ये सॉल्व करते हैं, तो ये ऐसे कैंसिल हो गया और ये 4 + 1 और फिर 2 पर चला जाएगा, तो नीचे 5 है और ये 2 पर चला गया, तो 2R/5, 2R/5, ये दोनों मिलके 2R/5 हो गया। R/2 मिलके R और 2R/5 और ऐड हो गया। हाँ, तो 2R/5 प्लस R, 7R/ और नीचे फिर R है। अब देखो पैरेलल है, 7R/5 पूरा रास्ता ऊपर वाला है और नीचे R पैरेलल में है, तो ऊपर का नंबर सेम लिखो, नीचे दोनों ऐड करके लिखो। बोलो 12
कैसे कर रहे हो तुम लोग, समझ गए क्या? जैसे फ्रैक्शन दिखे उसके साथ आर पैरेलल में लेना है तो क्या करो, उस फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर है ऊपर रहेगा और नीचे दोनों ऐड होके आ जाएगा। अभी तक नहीं पकड़ पा रहे थे ये? अरे अभी मैंने लिखा 3r/2 और r पैरेलल में है तो क्या कर रहे हो, ऊपर 3 रहेगा और नीचे ऐड करके लिख दो दोनों नंबर, क्या हुआ 3r/5। उतनी देर से ये कर तो रहे थे, तो तब हाँ हाँ क्या कर रहे थे तुम लोग, और बोल रहे अच्छा 3r/5 में तो इसमें भी हो रहा है। कोई भी नंबर फ्रैक्शन जैसा दिखे और r पैरेलल में आ जाए तो ऊपर का नंबर सेम लिखो, नीचे दोनों ऐड करके लिख दो, ठीक है ना। इसमें भी यही होता है, जैसे ये 2r है, ये r/2 है, तो मन में सोचो r/2 अगर x होता तो ये 4x होता। लग रहा है लल्लू निकले। r/2 अगर x होता तो 2r 4x होता। अगर x और 4x ऐड कर रहे होते तो 4x/5 हो जाता, 4x/5 हो जाता, और x को बदल के r/2 लिख देते, तो 4x/5 इंटू r/2 2r/5। लेकिन मन में कैलकुलेट हो पा रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, जान नहीं दे देनी है कि मन में कैलकुलेट गलत करके लिखा है। सवाल पकड़ में आ गया है, इसके बाद मिस्टेक हुआ मतलब बहुत बड़ा लॉस है ना। ये तो पहले ही सॉल्व ना हो। अब हम लोग ये सब पुरानी बातें, मैंने आपको कैपेसिटर में बोला था इस तरह की सिमेट्री हमको मिलेगी, दो तरह की सिमेट्री, एक मिरर सिमेट्री है जिसमें बीच में कट करते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर होता है, टर्मिनल भी एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, याद आ गया क्या? वो वाला सिमेट्री वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। फिर फोल्डिंग सिमेट्री भी थी कि ए बी लाइन के ऊपर नीचे का सर्किट तो सेम है लेकिन लेफ्ट राइट का सेम नहीं है, तो ऐसा फोल्ड कर देते थे, वहां पे हर कैपेसिटर डबल हो जाता था, अब की हर रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा क्योंकि पैरेलल में हाफ हो जाता। अभी याद आ गया? ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, if a line or a plane divides a circuit into two identical halves with terminal AB lying symmetrically on either side of line or plane of symmetry, then all points in the circuit intersected by the line or the plane are equipotential। यही हमने पहला स्टेटमेंट पहले लिखा था। फिर लिखा है कि any resistance coinciding with the line is removed, मतलब इस लाइन पर दोनों एंड रेजिस्टेंस के, क्योंकि सारे पॉइंट इक्विपोटेंशियल है तो दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट के बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उसको हटा दो, और अगर कोई जंक्शन आ गया तो उसको ऐसे ओपन करके वापस जोड़ो जिसमें एक साइड का वायर और उसका सिमेट्रिकल यानी मिरर इमेज वाला वायर आपस में कनेक्टेड दिखे, सिमेट्रिकल वायर्स आर रिकनेक्टेड। ठीक है, सर्किट देखिए, टर्मिनल्स है बी एंड डी, बी एंड डी बीच में लाइन खींचोगे बी और डी के तो क्या पूरा का पूरा COA वाला लाइन रेजिस्टेंस हट जाए, मतलब दो रेजिस्टेंस हट जाएंगे, यानी C का पोटेंशियल O का और A का सेम हो जाएगा पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल, तो C से O वाला रेजिस्टेंस भी हटा देंगे, ये वाला भी हटा देंगे, फिर क्या करें? फोल्ड क्यों करेंगे? तीन रास्ते पैरेलल तो है, अरे फोल्ड हो गया ना। हाँ मतलब फोल्डिंग सिमेट्री भी है इसमें, लेकिन क्यों करें? ये तो तीन पैरेलल रास्ते बन ही रहे। ऊपर के रास्ते में B से D में कितना रेजिस्टेंस है? 2R, बीच में भी 2R, नीचे भी 2R, आंसर क्या हो गया? तीन रास्ते होते तो डिवाइडेड बाय 3, चार पैरेलल हो जाए डिवाइडेड बाय 4। क्या हर बार लग रहा है नए हो जाते हो तुम लोग? कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा क्या, इसलिए रो रहे हो? हमारा आंसर 4/3 दिया तो है, ठीक तो आंसर 2R 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 कितना हो गया? 2R/3। क्या आंसर है? सी वाला। चलिए अब क्या पूछा है, बी और ए के बीच में कोई लाइन और प्लेन सिमेट्री बना सकते क्या? क्या बीडी वाला लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? बीडी वाला डायगोनल भी तो एक जैसा लग रहा है ऊपर नीचे। हाँ, टर्मिनल से पास नहीं कर सकते, टर्मिनल के बीच में मिरर इमेज बनना चाहिए, समझ गए क्या? तो कहां से पास करोगे? सीडी के मिड पॉइंट को एबी के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हुए ओ से पास होता हुआ लाइन बन जाएगा, समझ गए? तो ऐसे में कोई रेजिस्टेंस कोइंसाइडिंग तो आया नहीं,
तो नहीं हटेगा, लेकिन जंक्शन खुलेगा तो CO वाला वायर किससे कनेक्ट हो जाएगा? CO वाला, C से O वाला जो आ रहा है वायर, वो O से D कनेक्ट हो जाएगा, और BO वाला वायर OA वाले वायर से। तो ऊपर का ऐसा ऊपर मुड़ जाएगा सर्किट, नीचे वाला नीचे। क्या इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? चलो जरा अपने नोटबुक में बनाओ। यहाँ पे जंक्शन ओपन कर दिया, ऊपर का ऊपर जोड़ दिया, नीचे का नीचे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी मिरर इमेज वाले वायर्स को आपस में कनेक्ट करना। क्या आंसर आएगा, कैलकुलेट करो। ऐसा दिया है कोई ऑप्शन? फोटो बना लो ये वाला, जो ये, इसको सॉल्व करो। अच्छा ऐसे ही कर रहे हो मन में, वेरी गुड। ये R है, ये R और R है, 2R हो गया, 2R और R, 2R/3 हो गया है। पैरेलल कैपेसिटर जैसा नहीं है भाई, ऐसे नहीं बोला सर C और C/2, पहले तो आप 2C और C बोलते थे। ठीक है, ये R और R 2R और R पैरेलल में 2R/3। फिर ये R और ये R सीरीज में, तो R प्लस R होता है 2R, 2R प्लस 2R/3 करेंगे तो 8R/3, ऊपर का रास्ता 8R/3। फिर ये 2R है और ये R है, 2R/3, तो 8R/3 और 2R/3 फिर से पैरेलल में है। समझ गए क्या? तो चाहो तो आप, चलो नॉर्मली सॉल्व करते हैं। अब ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि 3 दोनों में सेम फैक्टर है, सिंपल हो जाएगा। 8R प्लस 2R 10R, 3 से 1 3 कैंसिल कर देते हैं, ऊपर बना 16/3 और नीचे 10, 16R/, ठीक ठीक है। तो R का वैल्यू 16 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 10, 2 से ये कैंसिल कर देते हैं, मतलब मुझे लगता है वैसे आंसर हो जाएगा 8R/15, करेक्ट। वो R की जगह बाद में 2 रख रहे हैं तो 16 हो जा रहा है। टोटल आंसर आया 8R/15। हो रहा है क्या? यस भाई सो रहे हो क्या? यस, पिंक पिंक वाले जो पहने हैं, नहीं जग रहे हो? जगते रहना भैया, सोना नहीं है। योग निद्रा करते हो? तो भेजा है मैंने, देखा है तुमने? वो देखा तक नहीं है, कितना बड़ा इंसल्ट है ये तो। मैंने भेजा एक वीडियो, तुम्हारे काम है, देखा तक नहीं, हटा है, ग्रुप में हो तो, वरना तो और ही इंसल्ट हो जाती। ग्रुप में, अरे हम, हटाओ। हाँ भाई बताओ, तो मैंने भेजा तो था, तो क्यों भेजा था? क्या उनका व्यू बढ़वाने के लिए भेजा था क्या, कि देखो फिर उनको पैसा मिलेगा? उसमें सीख लेना था। करता है कोई तुम में से ऐसे? टाइम नहीं मिलता? नहीं अभी तो स्कूल तो आजकल से ही तो स्टार्ट हुआ है। हाँ तो ऐसा करो, वो आपका समय बचाने के लिए ही है। योग निद्रा में ऐसा नहीं है कि मैं तुमको निद्रा लेना सिखा रहा हूं, तुम कह रहे हो हाँ सर 10-10 घंटे सोते हैं, बड़ा मजा आ रहा है। मतलब तुम लोगों को नींद नहीं आने की बीमारी थोड़ी ना है, नींद
आने की बीमारी है कि सर जब बैठो ना नींद ही आती रहती है, उसके लिए ही है, क्योंकि दिमाग थकता है पढ़ाई करने से, और ये जो मेंटल थकावट है इसी से बॉडी को नींद चाहिए। अगर हमारे पास कोई ऐसा टूल हो जिसमें हम बॉडी को ट्रिक कर दें कि हम सो लिए और शांत रहो, रिलैक्स हो तुम, तो बॉडी फिर रिचार्ज हो जाएगी। इसमें ये इफेक्ट आएगा। आप अगर आप पेशेंस रखेंगे तो 1 वीक के बाद ही ऐसा आ जाएगा आपके अंदर कि आप 15 मिनट ये योग नहीं था, वैसे तो उसमें 25 मिनट का शायद वीडियो है, वो 20 मिनट्स का है, लेकिन वो करीब करीब 17 मिनट्स में वो बीच में बोलते ओम आता है शब्द, किसी ने नहीं पूरा सुना है, आवाज आएगी ओम, तो वो उसी में उठ जाना है बस आपको, ठीक है, उठ गए आप। तो जैसे ही उठ जाएंगे वैसे ही आपका बॉडी आप बता देगा रिलैक्स, लेकिन 3-4 दिन का ट्रेनिंग आपके दिमाग को लगेगा, नहीं तो बॉडी रिलैक्स हो जाता है ओम सुनने के बाद भी। हम नहीं मानते जी, ओम का मतलब उठने की घंटी है, वो उठ जाओ अब अगर नींद आ गई। वैसे कोशिश ये करनी होती है कि नहीं सोना है, लेकिन आपका बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगा, उसको थोड़े देर तक आवाज को सुनते रहोगे, फॉलो करोगे तो आपको नींद आ जाएगी अपने आप। और आप मतलब कैसा कभी नहीं होता कि नहीं सोएंगे, सो ही जाएंगे। तो कोशिश यही करनी है कि दिमाग को आवाज पे कंसंट्रेट करें और कुछ नहीं सोचें। तो कुछ नहीं सोचेंगे, कड़क से नींद आ जाएगी, लेकिन 15 मिनट के बाद एकदम नींद खुल जाएगी और आपका बॉडी ऐसा फील करेगा कि 5-6 घंटे सोए। ये लेकिन आपको 3-4 दिन प्रैक्टिस करनी है। फिर अगर सोचिए ये कंट्रोल आ गया कि 15 मिनट में 2-3 घंटे का ट्रिक हो रहा है, तो कितना मजा है सोचो ना। जब भी नींद आए, जैसे शाम को खाना खाया और आपको लग रहा है 15 मिनट सो जाओ, उसके बाद 3-4 घंटे, लेकिन रात में देर से नहीं। मैंने करके देखा है, अगर लेट नाइट आपने कर दिया इसको 9:30-10 बजे, फिर सो ही नहीं पाओगे आप, इतना बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि हम कई दिनों से सो ही रहे थे, अभी उठे, मुसीबत हो जाती, फिर नींद नहीं आती। ठीक है जी, लेकिन कर सकते हैं, और है इसमें मैजिक है, मैं बता रहा हूँ, मैं करता हूँ हर दिन। दिन में जैसा लंच किया, लंच करने के 5-10 मिनट के बाद आपका बॉडी ऐसे थोड़ा शांत हो ही जाता है, ढीला हो जाता है, थका मतलब ऐसा होने नहीं तो आलस आने लगता है। हाँ, बॉडी कंज्यूम कर रही खाना तो वो होना ही है, तो बायोलॉजी वाले जानते ही हैं। वो बेस्ट टाइम है 15 मिनट, आपको वैसे भी पढ़ाई होनी नहीं है, उस टाइम करो, फिर मस्त हो जाओ, कभी आलस नहीं आएगा। समझ रहे हो, नहीं होता। फोल्डिंग सिमेट्री दूसरे वाला है, इसको भी पढ़ लेते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ पहले। अगर लाइन और प्लेन पासिंग थ्रू टर्मिनल्स ए बी है, समझ गए क्या? लाइन ए बी वाला जो ही लाइन के ऊपर नीचे का सर्किट अगर एक जैसा हो गया तो नीचे से ऊपर पलट दो, लिखा हुआ है कि फोल्डेड अबाउट लाइन आइडेंटिकल हाफ्स हैं ऊपर नीचे का, तो सर्किट इज फोल्डेड अबाउट लाइन ए बी, ईच रेजिस्टेंस बिकम हाफ ऑफ ओरिजिनल, एनी रेजिस्टेंस जॉइनिंग द सर्किट परपेंडिकुलर लाइन ए बी इज रिमूव्ड। ये हमने ऐसा सर्किट मान लीजिए बना हुआ है, तो ऊपर का पाथ और नीचे का पाथ सेम लग रहा है। इसमें ये जरूरी नहीं, देखो अगर यहां से बीच में भी बनाओगे तो कोई रेजिस्टेंस या जंक्शन आ नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन ऊपर का रास्ता और नीचे के रास्ते में अगर रेजिस्टेंस सारे सेम है, जैसे ये R1 है, ये R1 है, यहां लिख दिया 2 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, इसको 3 ओम, 4 ओम 4 ओम, 5 ओम 5 ओम, 6 ओम 6 ओम। तो क्या बीच के लेफ्ट साइड राइट साइड में सिमेट्री आ रही है? नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? उधर 3 लिखा, इधर उधर 2 लिखा, इधर 6 है, इधर 3 है 5 है, सिमेट्री थोड़ी ना आ रही है। लेकिन ऊपर का रास्ता नीचे का रास्ता क्या है? सिमेट्री का है, तो ऐसा फोल्ड कर दो, फोल्ड कर दो, ये 2 बदल के क्या हो जाएगा, और ये 1/3/2 हो जाएगा। समझ गए ना? हर रेजिस्टेंस आधा कर दो और केवल एक ही रास्ता रह जाएगा, ये सारे ब्रांच। क्यों? क्योंकि ये लाइन ए बी के परपेंडिकुलर जो आगे अपर हाफ लोअर हाफ को जोड़ रहे हैं, ऊपर नीचे का रास्ता बिल्कुल इक्वी पोटेंशियल है, तभी तो जोड़ के हमको मिल रहा है। तो आप या तो बोलो कि ये वाला पॉइंट है और ये वाला भी ऊपर ही जोड़ दिया, मतलब ये रेजिस्टेंस एक ही जगह जुड़ गया। तो ऐसे एक वायर है और दोनों एंड एक ही जगह जोड़ दिए, तो इस वायर में करंट फ्लो नहीं होगा। 2 टर्मिनल चाहिए वायर को, एक से आए दूसरे से जाए, एक ही जगह जोड़ देंगे तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा।
समझ गए क्या? कर लोगे ना? इसमें अभी बोल रहा है ओ ए टर्मिनल है, ओ ए मतलब ए से करंट अगर भेजेंगे और ओ से करंट बाहर निकालेंगे, ओ से करंट बाहर निकालेंगे। हाँ, तो बोल रहे सीए वाला लाइन जो है वो टर्मिनल से तो पास हो रहा है, लेकिन उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड का सर्किट एक जैसा फोल्ड कर दो। नहीं लग रहा है आप लोग समझ पा रहे हैं? आपको दिख रहा है ओ और ए टर्मिनल्स हैं, देखो सर्किट पहचानो, मतलब इसको ऐसे घुमा लो ना, तो ओ ए वाला जो लाइन है उसके लेफ्ट साइड का सर्किट और राइट साइड का सर्किट, तो मैं इसको ऐसा फोल्ड कर देता हूं, इसको ऐसा फोल्ड कर देता हूं। अगर इस पॉइंट को फोल्ड करके यहां कर दो और ये रेजिस्टेंस भी यहां फोल्ड हो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा, ये भी R/2 हो जाएगा, लेकिन ये R ही रहेगा। ठीक है, इसको लेकिन एक और तरीके से देखते हैं, इस O वाले पॉइंट को उठा के उधर ले जाओ, इस O वाले पॉइंट को उठा के उधर ले जाओ और C को ऐसे दबा दो, शायद कोई पहचान पाएगा। कोशिश करें एक बार। ओ, चलो दूसरी कोशिश करते हैं। ओ ए वाले रेजिस्टेंस को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि जो सीधा टर्मिनल से कनेक्टेड होता है वो पूरे सर्किट के साथ पैरेलल में आ जाता है। याद आया क्या? जो बी से सी के बीच में कनेक्टेड था उसको हटा के किनारे कर दो, बाकी सर्किट सॉल्व करो, उसको बाद में पैरेलल में लगा लेना। तो ओ से ए वाला रेजिस्टेंस थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं, ठीक है, और ओ पॉइंट को इधर से उठा के ऊपर ले जाता हूं, ओ पॉइंट को ऊपर ले जाता हूं, तो आपको सर्किट ऐसा बनते हुए दिखेगा। ऐसे था, ऐसे बना दिया, इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है, कोशिश करें। ये ओ से ए वाला रेजिस्टेंस ओ से ए अलग से कनेक्ट किया है, कोई प्रॉब्लम? तो समझ गए। और इस ओ वाले पॉइंट को उठा के ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, तो देखो क्या दिख रहा है, ए से डी दिख रहा है, ए से डी वहां दिख रहा है, ए से बी दिख रहा है, बी से सी दिख रहा है, अब सी बीच में ले आया, ओ ऊपर पहुंचा दिया, बी से सी दिख रहा है, डी से सी दिख रहा है, अच्छा सी से ओ दिख रहा है, वो ओ ऊपर है और सी नीचे, सी से ओ दिख रहा है, और डी से ओ दिख रहा है, डी से ओ वाला। तो अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा दूं और ओ पॉइंट यहां लिख दूं बच्चों, तो ये जो सी से ओ वाला है ये यहां पे दिखेगा आपको, और बी से ओ वाला यहां दिखेगा, और डी से ओ वाला यहां दिखेगा। कुछ पहचान पा रहे हो? ये तीनों रेजिस्टेंस बीच के हटा के ऊपर लगा दिए। तीन ही तो रेजिस्टेंस है, सी से ओ, बी से ओ और डी से ओ को उठा के ऊपर रख देंगे तो बी से ओ, सी से ओ, डी से ओ ऐसे ही तो आ जाएगा, और सी को नीचे नीचे पिचका के ओ के बराबर ले, नीचे ऐसे पिचका दो, तो आपको ये सर्किट ऐसा दिखने लगेगा, ए से बी, ए से डी, और डी से ओ, सी से ओ, बी से ओ, और फिर इनके बीच में। ठीक है, अगर इसमें मैं बीच में लाइन बनाऊं तो लेफ्ट हाफ राइट हाफ सेम है क्या? नहीं सेम है ना। अगर यहां बी से सी वाली लाइन ड्रॉ कर दे तो लेफ्ट हाफ राइट हाफ सेम है क्या? नहीं सेम है, तो बी से सी और डी से सी वाले रेजिस्टेंस कटेंगे कि नहीं कटेंगे? नहीं कटेंगे, सिमेट्री नहीं है भाई। लेकिन अगर ए से ओ वाली लाइन ड्रॉ कर दे, इसको पहले थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ए से ओ वाली लाइन ड्रॉ कर दे तो ये ऊपर का फोटो और नीचे का फोटो एक जैसा दिख सकता है, और ये बाद में हम ए से ओ के साथ पैरेलल लगा देंगे, तो केवल इतना सर्किट ही ऊपर वाला स्क्वायर ही सॉल्व कर रहे हैं। इसको पलट दे, है क्या इसमें? नहीं है, तो इसको पलटने से देखो क्या बनेगा, सी डी और बी एक ही जगह आ गए, तो ए से यहां पे बी और डी एक ही जगह आ गए, ये ए है, R/2 लिख दिया, समझे? अब बी और डी एक ही जगह, तो बी से सी और डी से सी भी एक ही रेजिस्टेंस हो गया, ये भी आपस में मिलके क्या हो गया, तो बी से सी और बी से डी R/2 लिख दिया, और बी से ओ और डी से ओ, तो एक रास्ता यहां पे R/2 का बनाया, कहां भेज दिया, ओ पे, और सी से ओ रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये सी से ओ एक रेजिस्टेंस भेज दिया R,
जो आया उसमें ए से ओ के बीच में एक रेजिस्टेंस अलग से आर लगा दिया। सर्किट थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा है ना? नहीं तो आप बहुत सिंपल भी रख सकते हो, इसको ऐसे घुमाओ और सेम सर्किट बना लो, मतलब ये ऐसे ऐसे, यहां पे ओ लिखा है, यहां पे ए लिखा है, आधा ही सर्किट बना अपर हाफ वाला, लेकिन जो जो भी आपस में कोइंसाइड कर गए वो आधा हो गया। इस पे कोई कोइंसाइड किया कि नहीं, इस वाले में? तो क्या लिख देंगे? इस पे कोई कोइंसाइड किया है R/2, इस पे कोई कोइंसाइड किया है R/2, और इस पे कोई कोइंसाइड किया है, तो इसको R रहने दो। अब देखो अभी भी सर्किट दिख रहा होगा, ये दोनों सीरीज हैं, ये दोनों मिलके इसके साथ और फिर उसके आगे वाले के साथ, बाद में नीचे R अलग से लग ही रहा है। समझ गए क्या? आप फोल्ड कर पा रहे हो कि नहीं? फोल्ड किया तो जो टकराया वो आधा हो जाएगा, जो नहीं टकराया वो R ही रहेगा। ठीक है, बहुत ही ऊंचा सवाल है। फिर से यही सी आंसर आ रहा है क्या? सी पहले भी सी आया था एक। भी आ रहा है, कोशिश करो तो ए भी आ सकता है। इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता, क्यों भाई? R/2 और R सीरीज में है, उसके साथ ऊपर R/2 वाला पैरेलल में है। R/2 और R ऐड करेंगे तो 3R/2, और ये R/2 के साथ पैरेलल है तो 3R/8 हो गया। अब ये दोनों मिलके इसके R/2 के साथ सीरीज में है तो प्लस R/2 कर दिया, तो आया 7R/8। ठीक, और 7R/8 नीचे वाले R के साथ पैरेलल में, तो 7 और 8 ऐड कर देना, 7R/15। R की जगह 2 लिख दिया, 2 ओम है ना, तो ए ऑप्शन आ गया। क्या बोला था मैंने? तुम लोग मेरी बात मानते बहुत हो, ये तो मैंने देखा। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। ए और डी दिख रहे हैं? अच्छा देखो ना, ए और डी एकदम अगल बगल है। हम लोग का आदत क्या होता है कि टर्मिनल एक साइड होता है, दूसरा टर्मिनल दूसरे साइड दूर होता है। तो मैं क्या करूंगा, ए और डी का पहले तो रेजिस्टेंस हटा दूंगा। क्यों? बाद में सर्किट में पैरेलल लगा देंगे, और फिर डी पॉइंट को ऐसे उठा के 180 डिग्री मोड़ दो। ऐसे डी पॉइंट को ऐसे उठा के नीचे गिरा दें, पहचान पा रहे हो? डी पॉइंट को ऐसे नीचे गिरा दें तो डी पॉइंट का ट्राइंगल नीचे आ जाएगा। ठीक, देखो इसमें शायद होगा। लग रहा है ये पहचान पाए, कोशिश करते हैं। ये मैंने ऐसे घुमा दिया है, ए और डी के बीच का रेजिस्टेंस। अब ये डी को अगर इधर घुमा के ले आए तो ये जो टेढ़ा वाला रेजिस्टेंस है इसको ऐसे बना दिया, और इस टेढ़े वाले को भी ऐसे बना दिया, और यहां पे मैंने ई और यहां पे मैंने एफ लिख दिया। अब ई और एफ के आगे एक ट्राइंगल ही तो है, देखो ई और एफ के आगे डी के साथ एक ट्राइंगल बना दिया, यहां डी लिख दिया। समझ गए क्या? हाँ, तो आगे वाले फोटो में यही है। ये जो अंदर वाला ट्राइंगल है इसको बाहर खींच दिया, जो ये वाले ये जो टेढ़े टेढ़े लाइन थे ये सीधे सीधे ये वाले लाइन देख। नीचे वाला रेजिस्टेंस भूल जाओ, तो ऊपर नीचे के रास्ते एक जैसे हैं कि नहीं? अगर उसको फोल्ड करेंगे ये दोनों गए कि नहीं गए? गए, तो ये R/2 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 हो गया, मतलब 3R/2, और नीचे R है 3R/2 ऊपर है और नीचे R है, कितना आएगा? 3R है? कैसी बात कर रहे हो? अगर मैं इधर में ही फोल्ड कर दूं, ये जो लाइन है एडी वाली, इसके ऊपर ही फोल्ड कर दूं, तो ये कैपेसिटर ये रजिस्टर हट गया, ये वाला भी हट गया। दिखा क्या? दिख पा रहा है? ये लाइन एडी वाली ड्रॉ करी,
एडी के परपेंडिकुलर जो रजिस्टर आ गए उनको काट दिया, तो ये वाला कैपेसिटी रजिस्टर हट गया, ये वाला भी हट गया, सी पॉइंट जाके बी पे मैच हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रेजिस्टेंस के वैल्यू भी अलग अलग है ना, ये 1 1 1 है और ये साइड वाले 2 और 2 है। क्या वो भी कट जाएंगे? नहीं नहीं, कट तो सकते हैं लेकिन वैल्यू अलग है। हमने पिछले उसमें आर आर सबको आर मान लिया, समझ गए क्या? ये 2 है, ये 2 है, और ये 1 1 1 और 1 है, ये भी 1 है, ऐसे है। समझ रहे हो ना? वैल्यू अलग दे दिया है, फिर भी कटेगा ये बीच वाला, क्योंकि ऊपर नीचे का पाथ एक जैसा है, फोल्ड हो जाएगा। तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 1 और 1/2 मिलके ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, 2 और 2 नहीं, ये तो हमने मिला ही दिया, तो 2 हो गया, 2 और 1 मिलके 2/3, 2/3। इसमें आपको ऐसा प्लेन बीच से पास होता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है क्या? दिखा गया? कौन सा रेजिस्टेंस गया? EF वाला। देखो आपको ट्राइंगल ये जो दिख रहा है, इसके बीचों बीच प्लेन बना रहे, तो ये EF वाला लाइन इस प्लेन में आ गया कि नहीं आ गया? समझ गए क्या? हाँ चलो बताओ। 8 identical resistance are connected along edges of pyramid having square base ABCD, equivalent resistance between A and D। A and D दिख रहा है? हाँ, A and D के बीच में से अगर प्लेन पास कर दे तो E से पास होगा कि नहीं होगा? E से पास होगा तो जंक्शन खुल जाएगा कि नहीं? अगर जंक्शन खुल जाएगा तो BE वाला लाइन किससे कनेक्ट हो जाएगा? EC से। और AE वाला लाइन किससे कनेक्ट हो जाएगा? तो टर्मिनल्स ये हैं। तो अगर सर्किट ध्यान से देखे तो एक रेजिस्टेंस तो A से D के बीच में डायरेक्ट है, एक A से E जाके D पे कनेक्टेड है, वो भी आपस में ही कनेक्ट हो गया, समझ गए ना? वो जंक्शन ओपन कर दिया। और फिर एक रास्ता ऐसा है, ये देखो, दिखा क्या? A से B C होते हुए उस पे एक ट्राइंगल और बैठा हुआ है, यहां पे B लिख दिया, यहां C लिख दिया, एक ट्राइंगल ये बैठा हुआ, ये E है, यहां पर भी E है। क्या इसका रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे? ट्राई करें। सभी रेजिस्टेंस आ रहे, ये R R, ये वाला भी R, 2R/3 के साथ ये 2R ऐड कर दिया, ये R, ये R और ये R, ये तो अभी करा हुआ लग रहा है। तो 8R/3 इंटू 2R/3, 8R/15 आया था ये, 8R/3 प्लस 2R/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 16R/10 नहीं 30, यानी कि कोई है क्या ऑप्शन? डी वाला है। क्या पिरामिड हो गया? हाँ स्टार। इसमें टर्मिनल दे देता हूं मैं आपको, एक टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल एफ है, बताओ। या बी और जी भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि कहां से, ये बी और जी वाला ही है, या इसमें लिखा नहीं है ना? टर्मिनल्स बी एंड जी है, जल्दी जल्दी करेंगे। ये बी हो गया और टर्मिनल जी हो गया, तो बोलेगी अगर बी और जी से कोई लाइन पास कर दे तो कौन सा रेजिस्टेंस तुरंत ही हट जाएगा? बोलो। ये वाला हट जाएगा, ध्यान से देखो, दिखा क्या? है ना? अगर मैं बी से करंट एंटर कराऊं तो जितना करंट इधर, ये मान लो इस पॉइंट का नाम एक्स लिख देता हूं, तो इस पॉइंट का नाम भी एक्स ही हो जाना है, क्योंकि दोनों रास्ते एक जैसे हैं, ऊपर का सर्किट नीचे का सर्किट एक जैसा है, दोनों रास्ते में सेम करंट जाएगा, तो दोनों पॉइंट के पोटेंशियल
सेम हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे तो ये वाला बीच वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा। तो इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस हट गया, मतलब ये रास्ता, हाँ, ये बी से यहां पे एक्स तक जो गया, उसके आगे वाले पाथ में ये देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, ये तो ये 2R हो गया और ये पैरेलल हो गया, तो 2R बाय ये और ये 2R, इसके साथ ये R पैरेलल, ये भी तो 2R/3 और 2R/3 और ये वाला R, देखो R और फिर 2R/3 और फिर 2R/3, ये तीनों एक के आगे एक ही तो लगे हुए हैं, किसमें आ गया, तो एक R है, फिर उसके आगे 2R/3 है, फिर उसके आगे फिर से 2R/3 है। 7R/3 का दूसरा रास्ता भी है पैरेलल में, देखो इधर से भी एक 7R/3 का रास्ता बन रहा है, तो कितना हो जाएगा, उसको हाफ कर दो, 7R/6। ये भी आपको याद आ गया होगा। ये प्लेन और सिमेट्री दिखा किसी को, टर्मिनल्स देख पा रहे हो, क्या ये टर्मिनल के बीचों बीच से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, देखो पहले कर चुके हैं इसलिए स्पीड थोड़ा तेज चल रहे हैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा तो वो देखना पड़ता है। ये टर्मिनल एक यहाँ बीच में प्लेन बनाया, तो इस प्लेन के किसी भी पॉइंट से जितना दूर बी है उतना ही दूर डी है, दोनों टर्मिनल इक्वल है। अगर मैं इसको मिरर मान लूं तो बी का मिरर इमेज टर्मिनल डी पर ही बनेगा, यही लॉजिक था। तो बीच के सारे पॉइंट किस में आ गए, सेम पोटेंशियल हो गया, तो जी और सी सेम पोटेंशियल है, तो जी से सी के बीच जो रेजिस्टेंस है वो हट सकता है, और ये वाला है, हाँ देखो हट गया, ठीक है क्या, ये भी हटा दिया, तो ये बीच के रेजिस्टेंस हट गए, तो एफ ई और ई एच सीरीज हो गया, एफ जी और जी एच भी सीरीज हो गया, तो 2R और 2R R हो गया, 2R और 2R पैरेलल, R R R और R सीरीज, यहाँ 2R और 2R फिर से पैरेलल है, तो R और 3R फिर पैरेलल है, देखो ऊपर के रास्ते में 3R है और नीचे के ये दोनों मिला के R है, तो 3R और R पैरेलल, बोलो 3R/, तो एक बॉडी डायगोनल पे बन रहा था 5R/6, याद आ गया, एडजेसेंट कॉर्नर पे बना था 7R/12, और फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल, फेस के डायगोनल पे बन रहा है 3R, फेस डायगोनल, और ये वाला और ये कॉर्नर, ये क्या कर दिया, क्या लिख दें बोलो, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, R1/R3 इक्वल टू, देखो R3 इधर आया, R2, यानी ऊपर से ऊपर का रेशियो ले लो, नीचे से नीचे वाले का, या लेफ्ट में अप और डाउन, राइट वाले अप और डाउन, इसमें ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए तो ये गैल्वेनोमीटर लगा, इसका डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो पता ही ऐसे चलता है कि अगर R1, R2, R3, R4 के वैल्यू ऐसे सेलेक्ट किए गए और डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, मतलब रेशियो बैलेंस है। ये बहुत ही जबरदस्त हमारे पास एक तरीक मतलब कहानी बनती है, इससे हम कुछ रियल लाइफ सिस्टम बनाएंगे, जिससे जैसे इसी पर बेस्ड कुछ एक दो एक्सपेरिमेंट होंगे, जिससे रेजिस्टेंस का वैल्यू जिसका नहीं भी पता होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 दे रहा है तो ये रेशियो तो हमेशा ट्रू है। अब इसमें 3 अगर रेजिस्टेंस हमें पता है तो चौथा रेजिस्टेंस का वैल्यू पता चल जाएगा। तो आगे चल के कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होंगे जिसमें 3 रेजिस्टेंस के वैल्यू हमको ऑलरेडी पता होंगे और चौथे रेजिस्टेंस का वैल्यू हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3 रेजिस्टेंस जो पता होंगे वो कहां से आएंगे, वो हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस का एक बॉक्स होता है, उसको नाम है रेजिस्टेंस बॉक्स, क्योंकि इसमें क्या होता है,
तो नाम क्या रखा गया है? रेजिस्टेंस बॉक्स। कहाँ मिलता है? फिजिक्स के लैब में। तुम जाओगे जब तो पूछ सकते हो साहब रेजिस्टेंस बॉक्स कहाँ है, तो आपको एक बॉक्स जैसा देंगे, उसमें अलग अलग कीज होंगी, डब्बा जैसा ही होगा, कीज होंगे, उसमें जो की हटाओगे वो सर्किट में रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो एक बॉक्स है, उसमें मेटल का स्ट्रिप लगा होगा, उसमें अलग अलग छोटे छोटे नॉब जैसे होंगे, नॉब। तो एक नॉब में मान लो लिखा 5 ओम, तो तुमने अगर वो नॉब हटा दिया मतलब अभी रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम है। आगे लिखा है 10 ओम, तुमने उसको हटा दिया तो अब रेजिस्टेंस का वैल्यू 15 ओम है। समझ गए कैसे? 5 ओम तो पहले हटा दिया था, 5 ओम हटा रखा है, 10 ओम और हटा दी। समझ गए क्या? इस तरह का सिंपल लॉजिकल होता है। तो कोई भी रेजिस्टेंस हम अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे वैल्यू सेलेक्ट कर लिया और जो अननोन रेजिस्टेंस है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू बदलते जाएंगे, तो कभी ना कभी रेशियो सेम होते ही डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर 0 हो जाएगा। तो दो वैल्यू मान लो मैंने 5 और 5 ले ली, अब तीसरा रेजिस्टेंस हम बार बार रेजिस्टेंस बॉक्स से चेंज करते जा रहे हैं और डिफ्लेक्शन देखते जा रहे हैं। मान लो 20 जब रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू हुआ तब डिफ्लेक्शन 0 हो गया। ये 5 और 5 ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखे हैं, ये 20 जब लिया तो डिफ्लेक्शन 0 हो गया, मतलब ये 20 तो ये भी 20 होगा। समझ गए क्या? इसका वैल्यू तो हमें पता नहीं था, लेकिन ये 20 का इसका रेशो 1 है तो इनका रेशो भी कुछ सेंस बना क्या? लेकिन इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि सर ये तो आप 20 बोल रहे हो और 20.1 हुआ तो समझ रहे हो, रेजिस्टेंस बॉक्स में सारे रेजिस्टेंस नहीं होते, कुछ कुछ हुई होते हैं, तो उससे मैच एग्जैक्ट कर जाए जरूरी, तो डिफ्लेक्शन 0 नहीं हुआ तो ऐसे एक्सपेरिमेंट बनाए गए हैं कि चाहे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू लोगे हमेशा आंसर आएगा। वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होना, ये कंडीशन हो गया। ऐसे में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर कहां लगाते हैं? आप बोलेंगे ऐसे जैसे 4 रेजिस्टेंस लगे हुए तो उनका स्क्वायर जैसा बनेगा, तो एक डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर लगा दो और बैटरी दूसरे डायगोनल पे लगा दो। ठीक, गैल्वेनोमीटर एक डायगोनल पे तो बैटरी। अब सवाल यह पूछा कि अगर हमने बैटरी इस डायगोनल पे लगाई और गैल्वेनोमीटर इस डायगोनल पे लगा दिया तो क्या होगा? तो बोलो अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो भी बैलेंस रहेगा। सोच के देखना, अगर मैं गैल्वेनोमीटर इधर लगाऊं और बैटरी इधर लगा दूं तो रेशियो आएगा। अब अगर रेशियो ये ऑलरेडी बैलेंस चल रहा है तो आप इधर से भी देखेंगे तो भी बैलेंस दिखेगा। समझेगा क्या? तो कोई बोलता है गैल्वेनोमीटर बैलेंस्ड है, लेकिन अभी डायगोनल बदल के बैटरी और गैल्वेनोमीटर को हमने अलट पलट रख कर दिया तो क्या होगा? बोलो अभी भी बैलेंस रहेगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अभी भी 0 ही रहेगा, और पहले अगर 0 नहीं था तो अभी भी 0 नहीं रहेगा। समझ गए क्या? ये सवाल आ चुका है कि अगर बदल दें, इंटरचेंज कर दें गैल्वेनोमीटर और बैटरी को तो क्या होता है? तो बैलेंस वाला बैलेंस ही रहता है। यही तो सवाल नहीं है? ये तो यही है। क्या है? नहीं नहीं नहीं, आप ऑप्शन नहीं, सवाल पढ़ लो पहले। हाँ चलो, बोल रहा है कि ये आर और आर है, ये आर और ये गैल्वेनोमीटर है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस भी आर है। जैसे ही तुमने बोला ये चारों आर है तो रेशियो सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो की क्लोज करने से इस ब्रांच में करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है तो बीच में चाहे जो रखो करंट फ्लो नहीं करता। तो हमने यहां पे की लगा रखी और स्विच क्लोज किया तो क्लोज करने से भी नहीं करेगा। ओपन था तो कितना करता था? ओपन था तो वैसे ही नहीं करेगा। लेकिन बैलेंस नहीं होता तो ओपन में नहीं कर रहा था, लेकिन क्लोज करते ही करंट फ्लो करता करंट फ्लो, तो गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो बदल जाता। बट अभी ये बैलेंस है ऑलरेडी की नहीं? अगर ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो की क्लोज करने और ओपन करने से सर्किट में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो जो करंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा है वही जाता रहेगा जो पहले जा रहा था, यानी इसका रीडिंग। तो क्वेश्चन यही पूछा है, व्हाट विल बी चेंज इन रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। समझ में आया क्या सवाल? चलिए, इसमें आपको याद है क्या, हमने ऐसा फोटो बनाया था एक बार जिसमें हम देखते थे कि गैल्वेनोमीटर, सॉरी ये कौन सा वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है, कौन सा हटेगा? ये जो 10 है ये हट जाएगा। दिखा क्या? आप इसको हटा के देखो तो ये 10 वाला 20 के साथ सीरीज है और ये 5 वाला
एक बार रेशो लेके देखो, बीच वाला हट गया तो सिंपल सर्किट हो गया ना। ऊपर 30 हो गया, नीचे 15 हो गया, 30 और 15 पैरेलल में हो गए, समझ गए क्या? 2r/3 लग देंगे। इसमें ये गया, देखो ध्यान से, ठीक है। आप तीसरे रास्ते की चिंता मत करो, यहां से 2 पैरेलल गए, उसके बीच में फिर 2 पैरेलल जुड़ गए, ठीक है ना। तो R1/R2 R3/R4 हो रहा है कि नहीं? बीच वाला क्या? हाँ कोई बात नहीं, एमीटर का रीडिंग मतलब करंट का वैल्यू, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल के तो वोल्टेज से डिवाइड करो, करंट तो आ ही जाएगा। करंट तो समझ गए ना। इसमें बताइए, ये सारे सवाल आपको करने हैं। वो बच्ची बातें नहीं, क्या बातें कर रही हो? हाँ, अरे आप हंस भी रहे हो, नहीं बातें नहीं करनी है, लेकिन आप कई बार कर रहे थे बात, ठीक है। बिल्कुल नहीं बातें करो, बहुत ही सीरियस रहने की जरूरत है। ये वाला याद है क्या? कर लो ना खुद ही। ये वाला याद आया? अगर मैं नंबर लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा गया? याद आ गया क्या? 3 वाला भी तो जा सकता है। इधर 2 है, इधर 2 है, बीच में एक, आपको याद आया क्या? पहले तो 7 को किनारे कर देते हैं, क्योंकि 7 डायरेक्टली ए से बी के बीच में कनेक्टेड, यहां कोई रेजिस्टेंस ही नहीं ना। तो 7 को अगर किनारे कर दो तो ए से 2 रास्ते बन रहे हैं, 1 और 5 के, और वो 2 रास्ते 3 और 4 में खत्म हो रहे हैं, बीच में 2 आ रहा है। थोड़ा सा अगर ऐसे थोड़ा साइड वेज देखोगे तो दिखेगा, इधर से 2 हैं, उसके बीच में एक है, फिर 2 से मिल गए, बीच वाला हट जाता है, ये गया। ये भी हमने किया हुआ है, नेक्स्ट टाइम करेंगे। एक एक्स्ट्रा क्लास करनी पड़ेगी, बट वो थोड़ा वही करेंगे, एडवांस टाइप की क्लास करेंगे, वो ऑप्शनल होगी। नहीं सैटरडे नहीं, नेक्स्ट वीक करेंगे, थोड़ा सा और हो जाए, मतलब नॉर्मल सर्किट हमको सॉल्व करने आ जाए तो फिर 3-4 ऐसे मेथड करेंगे जिसमें बहुत ही डिफिकल्ट सर्किट भी या अलग अलग तरीके की चीजें भी सॉल्व हो जाएं, तो इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी। कंपलसरी नहीं होगी तो देख लेना, रात में ही करेंगे। हाँ